केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में हम देख रहे हैं अब क्लींजिंग एजेंट्स। क्लींजिंग एजेंट्स जो कि सफाई के लिए यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो कपड़ों से जुड़ी सफाई हो, चाहे शरीर से जुड़ी सफाई। और इनमें मेनली आते हैं दो केमिकल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं सर्फेक्टेंट्स के बारे में। सर्फेक्टेंट्स जिन्हें सरफेस एक्टिव एजेंट भी कहते हैं। अब ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं या जो सरफेस एक्टिव रिएजेंट होते हैं, ये वो होते हैं, इन्हें जब भी किसी भी सब्सटेंस में सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो उसके सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं। सरफेस पे इकट्ठे होने के बाद इनका मेन काम होता है कि सरफेस पे जो सरफेस टेंशन काम करता है पानी के, उसे वो कम कर दें, उसे वो हटा दें। क्योंकि जहाँ तक सफाई की बात है, तो चाहे कपड़ों से जुड़ी हो या शरीर से जुड़ी हो, तो जो ऑयल है या ग्रीस है जिससे गंदगी हो रही है, उनका कंसिस्टेंसी पानी से अलग होता है। इसलिए उन चीज़ों को पानी में डिसॉल्व करना मुश्किल होता है। वजह दोनों की सरफेस पे टेंशन काम कर रहा है जो दोनों को मिक्स होने नहीं दे रहा है। अगर वो मिक्स हो जाए तो हम पढ़ते हैं उन्हें इमल्शंस कहा जाता है। तो ये ज़रूरी है कि वाटर में ऑयल और ग्रीस डिसॉल्व हो जाए या इमल्सिफाई हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है सरफेस से सरफेस टेंशन हटाना, और वो सरफेस टेंशन हटाने का काम करते हैं सर्फेक्टेंट, जिन्हें सरफेस एक्टिव एजेंट भी कहा जाता है। तो ये क्या है? दीज आर द केमिकल्स, और ये जो केमिकल्स हैं इनका काम है to remove surface tension of the water पानी का सरफेस टेंशन हट जाएगा तो क्या होगा? इमल्सिफाई ऑयल एंड ग्रीस, जो ग्रीस है, जो ऑयल है, उसको इमल्सिफाई करना मतलब उसको डिसॉल्व करना, और इसके डिसोल्यूशन से क्या होगा? शो क्लिनजिंग एक्शन। तो जिसमें भी वो ऑयल और ग्रीस था, अगर वो हट जाएगा तो ऑब्वियसली जो आर्टिकल है, जो सरफेस है, वो साफ हो जाएगा। तो ये जो सरफेस एक्टिव रिएजेंट्स होते हैं, जिन्हें हम सोप्स और डिटर्जेंट्स कहते हैं, ये सरफेस पे या इंटरफेस पे जाके जम जाते हैं, सरफेस टेंशन हटाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल और ग्रीस डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था। उसके हटने से अब ऑयल और ग्रीस पानी में डिसॉल्व हो सकेगा, इमल्शन बन पाएगा, और जिससे भी वो जुड़े थे वो हट जाएगा, जिससे वो आर्टिकल जो है वो साफ हो जाएगा। तो ये जो सर्फेक्टेंट या सरफेस एक्टिव रिएजेंट होते हैं, मेनली हम इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी होती है सोप, या इन्हें कहते हैं सोपी डिटर्जेंट्स। और जो दूसरी कैटेगरी है वो होती है नॉन सोपी सोप या सोपलेस डिटर्जेंट। यह होती है सोपलेस डिटर्जेंट। इन दोनों कैटेगरी में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सोप, या इन्हें सोपी डिटर्जेंट कहते हैं। ये क्या होते हैं, पहले ये पढ़ते हैं।
कैसे बनाए जाते हैं, काम कैसे करते हैं, लिमिटेशन क्या है। सोप या सोपी डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बन्स होते हैं, जैसे चेन बहुत लंबी होती है। तो एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कुछ हायर फैटी एसिड्स के। इन हायर फैटी एसिड्स में आते हैं जैसे सबसे कॉमनली आपने नाम सुना होगा स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड में देखिए कितने होते हैं, 17 कार्बन, 35 हाइड्रोजन, एक्चुअली 18 होते हैं, और साथ में COH है, उसका एक एक्स्ट्रा ऐड है, दैट स्टेरिक एसिड। 17 कार्बन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो कि ऑयल और फैट में पाए जाते हैं, तेल और घी में मिलते हैं ये। स्टेरिक एसिड के बाद आता ओलिक एसिड, इसमें अनसैचुरेशन है, आप जानते होंगे फ़र्क फैट में और ऑयल में। फैट में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और आप बताइए अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर रही हूँ तो इसका अनसैचुरेटेड बॉन्ड हो गया तो वो ऑयल की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें से अगर मैं 2 हाइड्रोजन कम कर दूँ तो ये हो जाएगा ओलिक एसिड। उसी तरह जो तीसरा है वो है लिनोलिक एसिड, और जो लिनोलिक एसिड है उसमें मैं 2 हाइड्रोजन और कम कर रही हूँ, मतलब ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी ऑयल की कैटेगरी में आएगा। अब इसके अलावा एक और जो है वो है लॉरिक एसिड, और भी है पाल्मेटिक एसिड। दे ऑल आर कॉल्ड हायर फैटी एसिड बिकॉज दे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, 15 से 17 कार्बन भी हो सकते हैं, इसमें 11 कार्बन है एक्सेप्ट COH, H23 COH। तो यदि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बना दिए जाएं तो कहलाते हैं वो सोप्स और सोपी डिटर्जेंट। अब हम पढ़ते हैं कि ये बनते कैसे। हम देखेंगे इनकी प्रिपरेशन। ये बनते हैं फैट और ऑयल जो होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस की मदद से, बॉईल किया जाता है उन्हें उसके साथ में। तो जो फैट और ऑयल है, ये फैट और ऑयल बेसिकली क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और हायर फैटी एसिड। ये जो है वो हायर फैटी एसिड्स हैं, ये इन्हें कहेंगे हम फैट और ऑयल। इनका हम बॉईल करेंगे अल्कली के साथ। जब ये फैट या ऑयल के फॉर्म में पाए जाते हैं तो दे आर बेसिकली ट्राइस्टर्स। और ट्राइस्टर का एग्जाम्पल है ट्राइग्लिसराइड, जिसमें अल्कोहलिक पार्ट जो कि ईस्टर बना रहा है वो ग्लिसरॉल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ग्लिसरॉल आप सभी जानते हैं, ये होता है ग्लिसरॉल, जिसमें CH2OH, CHOH, CH2OH।
ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। मतलब अगर मैं यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH जोड़ दूँ तो वो अल्कोहल हो जाएगा। और जब ये इनके साथ में रिएक्शन करेगा तो जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो फंक्शनल ग्रुप बनता है वो ईस्टर होता है, जिसमें अल्कोहल अपना H लूज कर देता है। और अगर इसने अपना H लूज कर दिया है तो इसके पास बचे हैं सिर्फ ऑक्सीजन। और यदि मान लीजिए मैं स्टेरिक एसिड जो सबसे कॉमन एसिड है उसको यूज़ करती हूँ तो इसने लॉस किया OH लॉस करते इसने फंक बचा C17H35CO, तो ये बन गया CO C17H35। और यदि ये एक जैसे हैं, ज़रूरी नहीं होता एक जैसे हो, तो मैंने सारा फैट यूज़ किया है क्योंकि फैट वो होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं और जैसे हाइड्रोजन कम करते हैं और इनकी चेन जो है वो अनसैचुरेटेड हो जाती है तो वो हो जाते हैं ऑयल। इनकी रिएक्शन अल्कली से कराएंगे तो क्योंकि 3 ईस्टर लिंकेज है मुझे 3 मोल लगेंगे और मान लीजिए मैं NaOH यूज़ कर रही हूँ हाइड्रोलिसिस करने के लिए, तो देखिएगा बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। ये हो गया बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से इसको मिल गया H पोर्शन और इन्हें मिल गया ONA पोर्शन। तो अगर मैं इसे H दे दूँ तो जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा CH2O, इससे मिल गया H, ये CH, इससे भी मिल गया H और ये भी हो गया CH2 और इससे मिल गया H। मतलब जो ग्लिसरॉल इसे बना रहा था ये आपको दोबारा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मेन प्रोडक्ट की बात की जाए जिसे बनाने के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे थे उसमें आएगा ये C17H35COONA, ऐसे 3 मोल मिल जाएंगे C17H35COONA and this is soap। और ये जो सोप बनाने की मेथड है इसे कहते हैं सपोनिफिकेशन मेथड। इसमें हमने कहा कि जो ट्राइस्टर्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, बॉयल किया जाता है उसे अल्कली के साथ में, जैसे मेन प्रोडक्ट के रूप में तो सोप मिला पर बाय प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल भी मिला है। अब होता ये करते ये हैं कि हम इसमें ये जो होता है ये सरफेस पे तैरता है इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड और कर्ड लाइक। ये सरफेस पे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड और कर्ड लाइक। और हम अगर इसमें नमक मिला दें तो जो सोप है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो इस ओवरऑल प्रोसीजर में जो आपको मिक्सचर मिला है जिसमें 2 चीज़ें, सोप भी है साथ में ग्लिसरॉल भी है, आप सबसे पहले उसमें वो अपने आप कर्ड के रूप में या कर्ड जैसे या कोलाइड के फॉर्म में सरफेस पे आ जाएगा, दिख जाएगा आपको प्रोसेस होने के बाद में। उसमें नमक मिला दें, नमक मिलाते हुए प्रेसिपिटेट होकर वो बाहर आ जाएगा। और जब ये नमक मिलाते ही बाहर आता है इस मेथड को कहते हैं सॉल्टिंग आउट मेथड। सॉल्टिंग आउट का मतलब होता है नमक मिलाने पर बाहर आया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सॉल्टिंग आउट मेथड। अब जो लिक्विड रह जाता है अंदर उसे कहते हैं लाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जो लिक्विड रह गया जिसमें ग्लिसरॉल है उसे कहते हैं लाई। और लाई का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम रिकवर कर सकते हैं ग्लिसरॉल।
तो ओवरऑल प्रोसेस को सपोनिफिकेशंस कहते हैं। इसमें फैट और ऑयल लिया जाता है। ये जो फैट और ऑयल होते हैं ये तीनों के तीनों ईस्टर लिंकेज कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। मतलब ये दो फंक्शनल ग्रुप से बने हुए हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हायर फैटी एसिड है जिसमें हायर नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, लाइक स्टीयरिक, ऑलिक, लिनोलिक। इन सब में आप देखें तो हाइड्रोजन कम हो रहा है, मतलब ये सैचुरेटेड पार्ट है जो फैट बनाएगा, जबकि अगर ये दो आपस में ये दो जुड़ेंगे तो फिर वो ऑयल बन जाएगा। उसी तरह एक एग्जाम्पल और भी है लॉरिक एसिड। और जब आप बनाना चाहते हैं साबुन को तो आप जो फैट और ऑयल लेते हैं वो ईस्टर्स होते हैं। दे कुड बी ग्लीसराइड, मतलब ग्लीसरॉल से बने ईस्टर हो सकते हैं। इन्हें अल्कली के साथ में बॉयल किया जाता है। इसमें ध्यान रखिए ज़रूरी नहीं है NaOH लें, हम KOH भी ले सकते हैं। और अगर हमने यहाँ NaOH लिया तो सोडियम सॉल्ट बना। इसे हार्ड सोप कहा जाता है, मतलब कपड़े धोने का साबुन। पर यही अगर हम सॉफ्ट सोप बनाना चाहते हैं तो हम सोडियम की जगह पोटेशियम लेते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है कि द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर यूज फॉर द क्लींजिंग एक्शन ऑफ क्लॉथ। वहीं जो पोटेशियम सॉल्ट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ NaOH की जगह KOH लेती तो ऑब्वियसली यहाँ सोडियम की जगह पोटेशियम आ जाता, जो कि सॉफ्ट सोप की कैटेगरी में आता है। अब इसके साथ एक और चीज़ मिली, ग्लीसरॉल, जिसे आप जानते हो तो हम अपने डेली रूटीन के लैंग्वेज में ग्लीसरीन कहते हैं। वो भी एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। तो सबसे पहले जब ये तैर के बाहर आए तो क्या तरीका है इसे बाहर निकालने का? नमक मिला दें इसमें, और नमक मिलाते ही ये बाहर आ जाता है प्रेसिपिटेट होकर, जैसे इस कॉल्ड सॉल्टिंग आउट मेथड। जो बच जाता है उसे लाई कहा जाता है। और उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप जानते हैं कि अगर दो कंपोनेंट है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम फर्क है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसीजर होती है जिसमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट बेसिस पे आप उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि अलग हैं ग्लीसरॉल के, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में ग्लीसरीन कहते हैं पानी के, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम ग्लीसरीन को भी अलग कर सकते हैं, जो भी एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। तो अभी हम पढ़ रहे थे सोप या सोपी डिटर्जेंट, जिनका काम है क्लींजिंग एक्शन। चाहे आप कपड़ों के सफाई की बात करें चाहे स्किन की, दोनों जगह यूज़ किया जा सकता है। तो ये होते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। जिसमें हमने पढ़ा कि जो सोडियम सॉल्ट होते हैं एग्जाम्पल स्टेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं C17H35COONA। दे आर कॉल्ड हार्ड सोप। और ये जो हार्ड सोप होते हैं ये आते हैं काम फॉर क्लॉथ। उसी तरह अगर मैं सेकेंड वेराइटी लूँ पोटेशियम सॉल्ट, जिसमें मान लीजिए हम ओलिक एसिड के साथ, कोई भी हो सकता है इसमें, तो ये होते हैं सॉफ्ट सोप। जो बाथिंग पर्पस के, नहाने के काम आते हैं। इसके अलावा सोप्स की काफ़ी कैटेगरी होती है, जिसमें बेसिक तरीका तो वही होता है कि फैट और ऑयल को अल्कली के साथ में बॉईल किया जाए, पर दूसरे सब्सटेंस मिलाकर या कुछ चेंजेस करके उनको अलग अलग तरह से क्लासीफाई भी कह सकते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं दैट टाइप्स ऑफ सोप, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सबसे ज़्यादा हमारे द्वारा यूज़ किया जाने वाला नहाने के लिए, कॉल्ड टॉयलेट सोप, जिन्हें हम डेली लाइफ में अलग अलग नाम से यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हों, उन्हें टॉयलेट सोप कहा जाता है। इन टॉयलेट सोप में दो चीज़ का ध्यान रखा होता है, क्योंकि एक तो नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अगर अल्कली ज़्यादा यूज़ किया जा चुका है
जिसके कारण कुछ अल्कली बच गया तो हमारी स्किन को इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है, रिमूव एक्सेस अल्कली। सबसे पहले ध्यान रखें स्किन को डैमेज ना पहुंचे, तो सबसे पहले जो एक्सेस अल्कली है उसे हटा दिया जाए। दूसरा, कपड़ा नहीं है, वो रफ सरफेस नहीं है, स्किन है, इसलिए ज़रूरी है कि जो भी ऑयल या फैट यूज़ किया जाए इसे बनाने के लिए उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो गुड क्वालिटी ऑफ ऑयल एंड फैट। और तीसरी चीज़, हमारे जो साबुन होते हैं वो रंगीन होते हैं, फ्रेगनेंस के साथ होते हैं, खुशबुओं के साथ में होते हैं, तो उसमें ऐड किया जाता है कलर्स एंड परफ्यूम्स। बहुत सारे सोप्स के आप ऐड दिखते हैं जिसमें आता है खुशबू है इसमें बहुत अच्छी, और गुलाबी हरे अलग अलग रंग के आपको दिखाई देते हैं, तो दीज आर कॉल्ड टॉयलेट सोप्स। सेकेंड जो सोप आते हैं, अब याद कीजिएगा, कुछ सोप ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसमें आजकल तो बहुत सारे सोप आते हैं, मगर सबसे ज़्यादा पीएस जो देखा जाता है ग्लिसरीन होता है उसमें ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसे ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंट सोप जो ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं उन्हें बनाने के लिए पहले सोप को डिसॉल्व किया जाता है इथेनॉल में, एंड देन इवोपरेटेड, उसके बाद उसको इवोपरेट कर दिया जाता है। तो इस तरह इथेनॉल में डिसॉल्व करके इवोपरेट करने से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। स्किन के लिए ग्लिसरीन वगैरह चीज़ एक्स्ट्रा इससे मिला दी जाती है। तीसरा, फ्लोटिंग सोप, ऐसे हल्के सोप जो कि तैरते हैं। अगर मैं फ्लोटिंग सोप की बात करूँ तो बिल्कुल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप लोहा डालें तो डूब जाएगा, स्पंज डालें तो तैरेगा। स्पंज के तैरने की वजह है उसके बीच में छेद जो कि उसे हल्का फ्लफी बनाते हैं। उसी तरह पे जब इसे हार्ड किया जाता है, जब बनता लिक्विड स्टेट में होता है, हार्ड करने से पहले बीट किया जाता है उसको अच्छे से। जिस तरह आप घर में कुकिंग करते हो, यदि कोई चीज़ सॉफ्ट चाहिए तो अच्छे से बीट करते हैं, तो बीटिंग करने से उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं जो उसे हल्का बनाते हैं और वो तैरने लगता है। तो बिफोर हार्डनिंग beaten to form air bubbles. एक और देख लेते हैं मेडिकेटेड सोप, जो हमारे द्वारा बहुत यूज़ किए जाते हैं अलग अलग कंपनीज़ के। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें मेडिसिनल इंपॉर्टेंट की चीज़ें मिला दी जाती है जैसे डेटॉल और सेवलॉन, और कई बार उसमें डिओड्रेंट भी मिला दिए जाते हैं जैसे मीथियोनल, जिनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो बॉडी में जो फाउल स्मेल आती है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से, जिसके बारे में हमने पहले बात की है कि स्किन में प्रोटीन होता है उसके डिकम्पोजिशन से, ये उसे हटा देते हैं। तो नेक्स्ट वैरायटी है मेडिकेटेड सोप। और मेडिकेटेड सोप में मिलाते हैं केमिकल्स ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, like Dettol, Savlon. Bethional, etc.
हमने इसी चैप्टर में इन सब के बारे में बात की हुई है। इस तरह अलग अलग तरह के सोप बनाए जाते हैं फॉर सम मॉडिफिकेशन, पर मैंने कहा सब बनाए एक ही तरीके से जाते हैं कि अच्छी क्वालिटी के फैट और ऑयल को अल्कली के साथ में बॉईल किया जाता है। हम देख रहे हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहला आता है इट इज़ वेरी गुड क्लींजिंग एक्शन। बहुत अच्छे से ये सफाई करने की एफिशिएंसी रखता है, गुड क्लींजिंग एक्शन। और दूसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट 100% बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो नेचुरल चीज़ होती हैं जो कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से ख़त्म की जा सकती हैं। तो आप जानते हैं जब सोप का पानी फेंका जाता है तब जाके वो अलग अलग सीवेज में या फिर नदी के पानी में जाता है, तो वहाँ के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें ये एफिशिएंसी होती है कि वो इसे डिग्रेड करके ख़त्म कर दें। तो कैन डिग्रेड बाय bacteria and microorganisms of river and sewage। स्वेज वाटर जहाँ भी ये डाला जाएगा इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से डिग्रेड हो जाएगा। हैंस डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। ये इसकी अच्छाई है। ठीक, हम इसका लिमिटेशन भी देखें कि इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां हैं इसमें। लिमिटेशन में आता है पहला, इट कैन नॉट यूज्ड इन हार्ड वाटर। वो पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं उन्हें हार्ड वाटर कहा जाता है। अगर हमने इसमें उसको यूज़ किया तो क्या होगा, देखिए अगर मैंने सोप लिया है C17H35CONA ना कपड़े धोने के लिए, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, और यदि अंदर वो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट है जो कि हार्डनेस क्रिएट करते हैं, लाइक कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, तो होगा ये कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ये फिलहाल डिसॉल्व है, पर ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये होगा कि ये यूनि नेगेटिव है और इस पे 2 पॉजिटिव है, दोनों मिलके बना देंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। मतलब ये हो जाएगा C17H35COO होल ट्वाइस Ca, जो कि इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट या स्कम के रूप में ऊपर आ जाएगा। आपने नोटिस किया, जैसे गाँवों में पाताली नल होता है जिसको मूव करके पानी निकाला जाता है, उसका वाटर हार्ड कहा जाता है, उसमें कभी भी सोप डालें तो एकदम से प्रेसिपिटेट के रूप में तैरने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कम। और साथ में बाय प्रोडक्ट भी निकल जाएगा NaCl, जो कि सॉल्युबल है, पर ये फॉर्म इनसॉल्युबल है तो ये तैर के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा।
बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा सोडियम सल्फेट। तो ये फॉर्म जो कि इनसॉल्युबल है ये स्कम के रूप में आ जाएगा। तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे देखिए, अगर मैं इसके नुकसान की बात करूं तो क्योंकि साबुन डाला सफाई के लिए और स्कम के रूप में बाहर आ गया, तो वेस्टेज ऑफ सोप, सोप बहुत सारा खराब हो जाएगा। अगला, यदि आपने हेयर वॉश के लिए यूज़ किया ऐसे, तो ऐसे जो पानी होता है वो स्कम के आ जाने के कारण बालों की जो टेक्सचर है उसे रफ कर देता है। तो रफनेस ऑफ हेयर, इसके अलावा ये जो प्रेसिपिटेट जम जाते हैं वो सोप और क्लॉथ के प्रॉपर कांटेक्ट को रोक देते हैं, और जब तक सोप प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं आएगा क्लॉथ के, वो उसके ऑयल और ग्रीस को डिजोल्व नहीं कर पाए, मतलब बीच में एक दीवार की तरह आ गए जिसके कारण सोप प्रॉपरली क्लॉथ के कांटेक्ट में नहीं आ रहा। जो नया आया, पहले वाला सोप तो स्कम के रूप में निकल गया, वो कपड़े के सरफेस पे चिपक चुका है, जो और सोप यूज़ कर रहे हो वो उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आने दे रहा है, जिसके कारण जो क्लींजिंग एफिशिएंसी है सोप की वो डिक्रीज हो जाती है। और अगर उस पर स्कम या प्रेसिपिटेट जम चुके हैं और यदि ऐसे कपड़ों को आप डाइंग के लिए यूज़ करते हो तो डाई वहाँ नहीं लगेगी जहाँ स्कम लगा है, जिससे अनइवन कलर्स ऑन डाइंग। तो ये कमी है, 100% बायोडिग्रेडेबल है, जिसके कारण ये पॉल्यूशन नहीं कॉज करता, पर ये हार्ड वाटर में नहीं यूज़ किया जा सकता। और इसके अलावा अगर मैं इसकी सेकेंड लिमिटेशन बोलूँ तो इसकी सेकेंड लिमिटेशन ये है कि इट कैन नॉट यूज इन द एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में भी ये प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म आता है, तो इट कैन नॉट यूज इन द एसिडिक सॉल्यूशन। और इट गेट प्रेसिपिटेटेड, सोप गेट प्रेसिपिटेटेड, सोप जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये हैं हमारे सोप्स जो कि नहाने और कपड़े दोनों के काम आते हैं, जिनमें अपनी अच्छाइयाँ हैं तो इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं।